Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. स्टार्ट करें? बोलो। चलो स्टार्ट करें। चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? बोलो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया था? टेंसर क्वांटिटी हो गया ना? हाँ। चलो, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लिखो डायरेक्शन सेंस। नेक्स्ट लिखो सभी डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस, ठीक है। चलो, डायरेक्शन सेंस में सभी, यदि हम बात करते हैं सिंपल, ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। इधर कौन सी डायरेक्शन होती है? बोलो, बताओ, इधर कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट। और इधर कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट। बोलो, क्लियर है? चलो, तो ये हो गया नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। क्लियर है सभी को? अब यदि हमसे बोला गया रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट, यदि हमसे ऐसे बोल दिया जाता है रिप्रेजेंट 5 न्यूटन, 5 न्यूटन 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ। रिप्रेजेंट 5 न्यूटन कहाँ पर? 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। इस पॉइंट का मीनिंग समझना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज आएगा, कभी कभी क्वेश्चन भी इस पर आते हैं। तो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तो इसका मतलब क्या होता है कि साउथ के वेस्ट में, साउथ के वेस्ट में कितने एंगल पर? 30 डिग्री पर। इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? साउथ के वेस्ट में कितने एंगल पर? 30 डिग्री के एंगल पर कौन प्रेजेंट है? 5 न्यूटन। बोलो, समझ में आया सभी को? वेस्ट ऑफ साउथ का मतलब क्या है? साउथ के वेस्ट में, साउथ के वेस्ट में मीन्स हमें किधर से मूव करना है? साउथ से किधर? वेस्ट की डायरेक्शन में। बोलो क्लियर है? हमें किधर मूव करना है? साउथ से मूव करना है, और किधर की डायरेक्शन में? वेस्ट की डायरेक्शन में। बोलो क्लियर है सभी को? तो कितना एंगल मूव करना है? 30 डिग्री। कितना एंगल मूव किया? 30 डिग्री। किधर से? साउथ से मूव किया, किधर की डायरेक्शन में? वेस्ट की डायरेक्शन में। और कितना एंगल? 30 डिग्री। तो अब मुझे क्या लिखना है? एक लाइन रिप्रेजेंट करके 5 न्यूटन। बोलो क्लियर है? बताओ, क्लियर है सभी को? क्या इसका मीनिंग समझ में आ गया? 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो हमेशा याद रखना, यदि ऐसे गिवन है, दो तरह से गिवन हो सकता है, या तो इस तरह से गिवन होगा, या फिर ऐसे गिवन होता है 30 डिग्री WOS, 30 डिग्री WOS, यानी साउथ के वेस्ट से, यानी यहां से इधर की साइड में मूव करना है। साउथ से किधर की तरफ मूव करना है? वेस्ट में। जो लास्ट वाला होता है वहां से मूव करना होता है किधर? उससे पहले वाले की तरफ। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो नोट करो, नोट करो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसे नोट करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सभी नोट करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सभी इस क्वेश्चन को नोट करो और इसे सॉल्व करके बताओ। हाँ, 20 मीटर 53 डिग्री EON। EON का मतलब ईस्ट ऑफ नॉर्थ। EON का सिंपल मीनिंग क्या है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, 20 मीटर। ज्यादा बड़ा लाइन मत ड्रॉ करना, छोटा सा ही ड्रॉ कर लेना, उस पर सिर्फ 20 मीटर लिख देना, वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, हो गया? किस किसने कर लिया?
बोलो किस किसने सॉल्व कर लिया। चलो 20 मीटर 53 डिग्री EON ईस्ट ऑफ नॉर्थ। चलो अगेन सेम यही बनाते हैं। NEWS 53 डिग्री 53 डिग्री EON। बताओ ईस्ट ऑफ नॉर्थ किधर से मूव करूंगा, क्या इधर से मूव करूं? बोलो किधर से मूव करूं, ईस्ट से या नॉर्थ से? बोलो किधर से मूव करना पड़ेगा, क्या नॉर्थ से मूव करना पड़ेगा? कितना एंगल? 53 डिग्री। बोलो क्लियर है? 53 डिग्री EON यानी नॉर्थ से, फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। बोलो क्लियर सभी को? नोट करो जल्दी, जिसने नहीं किया है, जिसने नहीं किया है वो जल्दी नोट करो। कर लिया? नोट कर लिया सभी ने? चलो और क्वेश्चन लिखो इसी पे, एक ही क्वेश्चन में जल्दी से कर देना। रिप्रेजेंट, एक ही डायग्राम में तीनों बना लेना। रिप्रेजेंट 12 मीटर, पहला 45 डिग्री EOS, सेकेंड 37 डिग्री NOW, थर्ड 60 डिग्री SOW। चलो इन तीनों को एक ही डायग्राम में जल्दी से बनाओ। 12 मीटर को ही रिप्रेजेंट करना है अलग अलग 3 बार। एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट करके आंसर बताओ। बताओ सभी। हो गया? बोलो। चलो देखो
मैच कर लेना सभी। एन एस डब्ल्यू और ई। बोलो क्लियर है। पहला 45 डिग्री ई ओ एस, 45 डिग्री ई ऑफ एस, यानी साउथ से किधर मूव करना है, ईस्ट में। साउथ से किधर मूव करना है, ईस्ट में। कितना, 45 डिग्री। बोलो क्लियर है। क्या ये आएगा 12 मीटर? बोलो, क्या फर्स्ट क्लियर है सभी को? दूसरा 37 डिग्री एन ओ डब्ल्यू, तो वेस्ट से किधर मूव करना है, नॉर्थ में। और कितना एंगल, 37 डिग्री। वेस्ट से किधर मूव करना है, नॉर्थ में। कितना एंगल, 37 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 12। बोलो क्लियर है। थर्ड 60 डिग्री एस ओ डब्ल्यू, वेस्ट से किधर मूव करना है, साउथ में। कितना, 60 डिग्री। बोलो, ये तीनों किस किस के सही है? ये तीनों का आंसर किस किस का सही है? 17, 22, 23 लोगों का बस। 71 में से 24 लोगों का सही है बस। 25, 6, इतना कम। बाकी लोग, बाकी सभी क्या कर रहे हैं? 30 लोगों का सही है ज्यादा से ज्यादा। अप्रोक्स, मीजर नहीं करना होता है इसमें, ठीक है, अप्रोक्स लिखना होता है। हम कभी भी डिग्री मेजर नहीं करते हैं, हमेशा अप्रोक्स पे काम लगते हैं। ठीक है, चलो। नहीं, मेजर नहीं करना है, ठीक है। हमेशा याद रखना, फिजिक्स में कभी भी तुम कंपास और इनका जरूरत नहीं पड़ता है फिजिक्स में, ठीक है। यदि कोई सोचता है फिजिक्स में ज्योमेट्री बॉक्स का जरूरत होता है, तो सिर्फ मैक्सिमम कोई ड्राइंग करना है तो एक स्केल, किसी का जरूरत नहीं होता है कुछ भी ड्रॉ करने के लिए। सब सिर्फ पेन से यूज होता है। पेन, पेंसिल और स्केल, इन तीन के अलावा और किसी चीज का जरूरत नहीं होता है। हाँ, अंदाजे से ही ड्रॉ करना होता है। अब तुम छोटे बच्चे थोड़ी रहे हो कि फिफ्थ सिक्स क्लास में है तो हम सर पेंसिल, कंपास, पूरा ज्योमेट्री बॉक्स लेकर चल रहे हैं। हो गया? बोलो, नोट हो गया सभी का? चलो, अब नेक्स्ट लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो टाइप से होता है। वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कितने टाइप से होता है, दो टाइप से। कौन कौन सा? एक तो सिंबॉलिक, एक तो कौन सा रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा कौन सा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बोलो क्लियर है। पहला कौन सा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा कौन सा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ध्यान से देखना, वेक्टर को हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई भी क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है, सपोज करो हमने बोला ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए के ऊपर एरो का साइन। ए के ऊपर किसका साइन? एरो का साइन। बोलो क्लियर है? या तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम ए के ऊपर बार भी डॉट बना दें। हम ए के ऊपर क्या बना दें? बार, तब भी उसे वेक्टर बोल सकते हैं। या फिर हम ए को बोल्ड कर दें, या फिर हम ए को क्या कर दें? बोल्ड। इस तरह से भी हम ये क्या बोल सकते हैं? ए क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। बोलो क्लियर है? हम सिंबॉलिक फॉर्म में किसी भी क्वांटिटी को तीन तरह से वेक्टर बना सकते हैं। यदि हमें पता है ए वेक्टर क्वांटिटी है तो ए पर एरो लगा दो तो वेक्टर बन जाएगा। ए पर बार लगा दो तो उसे हम वेक्टर बोल सकते हैं, या फिर ए को क्या कर दो? बोल्ड कर दो, तब भी उसे क्या बोला जाता है? वेक्टर। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ क्लियर? ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और हम इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा यूज करते हैं? 99.9 केस में ये वाला यूज करते हैं। 99 केस में, 99.99 केस में हम ये वाला यूज करते हैं। बोलो क्लियर है? फर्स्ट वाला। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सपोज करो हमें गिवन है कि ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी having magnitude A and direction towards east, A and direction towards east। बोलो क्लियर है? उसकी डायरेक्शन किधर है? ईस्ट। तो ग्राफिकल फॉर्म में जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल फॉर्म में जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का ये पॉइंट उसका कहलाता है हेड ऑफ वेक्टर, हेड ऑफ द वेक्टर। और ये जो लास्ट पॉइंट है जहां से ये स्टार्ट हुआ है, ये कहलाता है टेल ऑफ द वेक्टर। टेल ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट तो क्या कहलाता है? टेल ऑफ द वेक्टर। और ये एंडिंग पॉइंट क्या कहलाता है? हेड ऑफ द वेक्टर। और द डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। बोलो यहां तक क्लियर है? बोलो क्या ये क्लियर है सभी को? डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब तुम्हें जो भी डायरेक्शन गिवन हो, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, तो उस डायरेक्शन में यदि एरो का डायरेक्शन है, क्या तुम्हारा आंसर क्लियर होगा? तुम्हें पता चल गया डायरेक्शन कैसे बताते हैं? जहां से स्टार्ट हो रहा है वो टेल, जहां पर एंड कर रहे हो, जहां पर हेड आ रहा है वो हेड ऑफ द वेक्टर। और लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। और जो लेंथ ऑफ द एरो है, ऊपर लिख रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। बोलो क्लियर है? और तुम लोगों ने ग्राफ में देखा होगा कि ग्राफ में हम स्केल को अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ग्राफ में हम स्केल को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। यदि मैं लिखना चाहूं तो क्या ग्राफ में मैं लिख सकता हूं 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर? बोलो क्या मैं ग्राफ में लिख सकता हूं जो हमारा एक ब्लॉक रहता है, क्या वो 5 सेंटीमीटर में उसे मान सकता हूं? तो उसके अकॉर्डिंग यदि मुझे 20 मीटर भी डिनोट करना है ग्राफ में, यदि मुझे 20 मीटर भी बनाना है, तो क्या मैं सिर्फ एक हेडिंग लिख दूंगा, वन बिगर ब्लॉक इज इक्वल टू 5 मीटर, तो क्या मैं 4 ब्लॉक को 20 मीटर मान लूंगा? बोलो
यदि मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 बिगर ब्लॉक इन ग्राफ इज इक्वल टू 5 मीटर, तो क्या मैं 4 ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन मिला के उसे 20 मीटर मान सकता हूँ? क्लियर है सभी को? क्या दोनों रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गए? बताओ, दोनों रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गए? चलो, ऐसे ही जैसे मैंने लिखा हुआ है सिंपल ऐसे ही नोट कर लो, इसके अलावा लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना मैंने लिखा हुआ है इतना ही नोट करो, इससे ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर लिखो, सिंबॉलिक और ग्राफिकल दो अलग अलग पार्ट बना लो। ठीक है, बोलो, बना लिया सभी ने? नोट कर लिया? बोलो, लास्ट में ये वाला पॉइंट लिख लेना। कर लिया नोट? हो गया? चलो, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो। तो याद रखना, देखो जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो हम जनरली यूज करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जब भी हम न्यूमेरिकल यूज सॉल्व करते हैं तो हम कौन सा यूज करते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और यदि पल सॉल्व करना है जहां पर हमारे क्वेश्चन, यदि हमें कोई भी थ्योरम पढ़नी है या कुछ करना है, कुछ भी लॉ प्रूफ करने हैं, तो वहां पर हम कौन सा यूज करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बोलो, क्लियर है सभी को? तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वेक्टर के, तब हम कौन सा यूज करते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी, टाइप्स ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे सभी? टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब तुम्हें पता चल गया। अब यदि हम टाइप्स ऑफ वेक्टर बोल रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो पहला आता है वो आता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर। चलो, तुम लोगों को पैरेलल वेक्टर का बात करते हैं, उससे पहले तुम लोगों ने 9th क्लास में या 8th क्लास में पैरेलल लाइन के बारे में सुना है? बोलो, क्या पैरेलल लाइंस के बारे में सुना है?
तो पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस क्या होती है, डेफिनेशन बताओ। पैरेलल लाइन के बारे में सुना है तो डेफिनेशन भी बताओ। Two lines in the same direction, they never intersect each other, having constant distance between two line perpendicular to each other. यदि दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है वो तो कभी भी पैरेलल नहीं होंगी। श्रावणी, यदि दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वो तो कभी भी पैरेलल नहीं होंगी। नॉट इंटरसेक्ट, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, डोंट इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट, टू वेक्टर्स पैरेलल। लाइन का पूछा है मैंने। पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन क्या होता है? Lines which does not coincidence with other and intersect other. देखो, यदि सिंपल डेफिनेशन बोला जाए तो पैरेलल लाइन का हम ऐसा डेफिनेशन बोल सकते हैं कि पैरेलल लाइन ऐसी लाइन है जो कहां पर जाके मिलती है, इनफाइनाइट पर। यदि मैं सिंपल डेफिनेशन बोलता हूं तो मैं सिंपली ये बोल सकता हूं, पैरेलल लाइंस आर लाइंस which intersect at infinite. Parallel lines are lines in a plane which do not meet, that is, two straight lines in a plane that do not intersect at any point are said to be parallel. चलो सही है तुम सबका, ठीक है। यदि इंटरसेक्ट नहीं करती है, या फिर मैं जनरली बोलता हूं कहां पर इंटरसेक्ट करती है, इनफाइनाइट पर, या उनके बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होती। दो लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होती है और वो कहां पर जाके मिलती है, इनफाइनाइट पर, वो क्या कहलाती है, पैरेलल लाइन। बोलो क्लियर है? अब हम बात किस पर कर रहे हैं, पैरेलल वेक्टर पर। अब हम बात किस पर कर रहे हैं, पैरेलल वेक्टर पर। अब वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शन। वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शन। तो पैरेलल वेक्टर्स हम किन्हें बोलते हैं, यदि किन्हीं भी दो वेक्टर, यदि कोई भी दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन, जिनकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहे, सेम रहे। दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहे, सेम रहे। उनके मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम। बोलो क्लियर है? ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, पैरेलल वेक्टर। क्योंकि यदि मैंने पहले ही बताया था, वेक्टर को कंबाइन किया जाता है एक तो किससे, मैग्नीट्यूड से, और एक उसकी डायरेक्शन से। यूनिट तो होगी होगी, यदि कोई भी क्वांटिटी है उसका यूनिट तो होगा ही होगा। तो पैरेलल वेक्टर्स क्या बोला गया, those vectors which are having same direction, those vectors which are having same direction, those vectors which are having same direction, which are having same direction, same direction, magnitudes of the vector may or may not be equal, magnitude of the vector may or may not be equal, may or may not be equal, or may not be equal, thus may or may not be equal, are called as parallel vectors, are called as parallel vectors। देखो, एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, बोलो। इन दोनों की क्या सेम है, डायरेक्शन सेम है। बोलो क्लियर है? मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग। मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग। क्या ये दोनों पैरेलल बनेंगे,
ये दोनों क्या बन गए, पैरेलल। ऐसे ही ये देख लो, ए और बी, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? ए और बी दोनों की क्या है, डायरेक्शन सेम, तो ये क्या है, पैरेलल वेक्टर्स है। बोलो क्लियर है? बताओ सभी को क्लियर? चलो नोट करो सभी, पहला टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला नोट करो, पैरेलल वेक्टर। पहला नोट करो सभी, पैरेलल वेक्टर। नोट करो सभी। नोट करो। कर लिया नोट? बोलो नोट हो गया? चलो चलो ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, और इसमें लिखना, सभी इसमें नोट करो, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, if the magnitude of two parallel vector, if the magnitude of parallel vector, अभी तो बताया था, ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या रहे, सेम, उनके मैग्नीट्यूड सेम हो या नहीं हो, वो कौन से वेक्टर कहलाते हैं, पैरेलल वेक्टर। यही तो बताया था अभी। बोलो सही बताओ, और क्या बताना है? वाट इज एबीसीडी, कुछ भी हो सकता है। ये 10 न्यूटन का फोर्स हो सकता है, ये 30 का हो सकता है, ये 5 सेंटीमीटर हो सकती है, ये 20 सेंटीमीटर हो सकती है। अब ये तो बहुत सारी क्वांटिटी है ना वेक्टर में। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, वेलोसिटी, कुछ भी हो सकता है। मैंने तो ए बी और सी डी को क्या मान लिया, कोई क्वांटिटी मान लिया है वेक्टर। ठीक है। चलो अब इसमें लिखना, इक्वल वेक्टर, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू पैरेलल, if the magnitude of parallel vector, if the magnitude of parallel vector is equal, then those vectors are called as equal vector, are called as equal vectors, equal vector। बोलो क्लियर है? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल, ए बी कितना है 10 न्यूटन और बी बी कितना है 10 न्यूटन,
तो ये दोनों कौन से बन गए? इक्वल वेक्टर। बोलो क्लियर है? ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर है सभी को? चलो नोट करो और एक ये क्वेश्चन का आंसर बताना। स्टेटमेंट 1 है, ये रहा, और स्टेटमेंट 2 ये रहा। सभी इस पर अपना आंसर देना, ट्रू फॉल्स। ट्रू या फॉल्स, ए और बी दो स्टेटमेंट है, S1 और S2। इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? सभी आंसर करो। ठीक है, सभी आंसर करो। पहला ट्रू है और दूसरा क्या है? फॉल्स। पहला क्या है? ट्रू, और दूसरा क्या है? फॉल्स। बोलो क्लियर है? बताओ, क्या सभी को क्लियर? ठीक है, चलो। तो ये हो गया इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंटी पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सभी नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, चलो। अब एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा? बोलो, तुम ही लोग बताओ। जब पैरेलल वेक्टर पढ़ चुके हो तो एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा? बताओ सभी। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा? पैरेलल वेक्टर में क्या था? क्या दोनों का डायरेक्शन सेम था? बोलो, पैरेलल वेक्टर में क्या था? क्या दोनों का डायरेक्शन सेम? बोलो। तो
और एंटी पैरेलल में क्या जस्ट अपोजिट होगा ये एक दूसरे के? बोलो। तो इसमें क्या लिखोगे? द vectors which are having direction just opposite to each other. Vectors which are having direction just opposite to each other. Opposite to each other. Magnitude of vectors may or may not be equal. Magnitude of vectors may or may not be equal. May or may not be equal. May not be equal. Are called as anti-parallel vector. Are called as anti-parallel vector. बोलो क्लियर है? बोलो। क्लियर? क्या इसमें डायरेक्शन ऑफ ए और बी एक दूसरे के अपोजिट है? ए एंड बी इज अपोजिट टू ईच अदर. अपोजिट टू ईच अदर. बोलो क्लियर है? ठीक है, नोट करो जल्दी. कर लिया नोट? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो अपोजिट वेक्टर. अपोजिट वेक्टर्स. अपोजिट वेक्टर इसमें लिखना इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ. सभी नोट करो. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ. if the magnitude of. if the magnitude of. if the magnitude of two anti-parallel vector. if the magnitude of two anti-parallel vector. if the magnitude of two anti-parallel vector is
if the magnitude of two anti-parallel vector is equal, then those vector are called as opposite vector. Then those vectors are called as opposite vectors. बोलो क्लियर है? Then those vectors are called as opposite vector. बोलो क्लियर? कर लिया नोट सभी ने? बोलो, नोट कर लिया? If the magnitude of two anti-parallel vectors are equal, if the magnitude of two anti-parallel vectors are equal, then these vectors are called as these vectors are called as opposite vectors. कर लिया नोट? बोलो, हो गया? चलो नेक्स्ट लिखो को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स और इसमें लिखना सभी इफ the vectors are originated from the same point, if the vectors are originated from the same point, if the vectors are originated from the same point, if the vectors are originated from the same point, then these vectors are called as co-initial vector. Then these vectors are called as co-initial vector. If the vectors are originated from the same point, then these vectors are called as co-initial vectors. बोलो क्लियर है? सपोज कर लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। क्या ये सभी एक ही पॉइंट से जनरेट हुए हैं? बोलो, बताओ, क्या ये सभी एक ही पॉइंट से जनरेट हुए हैं? तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी कॉमा वेक्टर डी आर को इनिशियल वेक्टर। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर?
ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, अपोजिट वेक्टर का क्या एग्जांपल है, कुछ भी नहीं बोल सकते। अब कोई भी वेक्टर जो होगा जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल रहे और डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट। ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 10, इसका भी कितना, 10, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। क्या ये दोनों अपोजिट वेक्टर बन जाएंगे, बोलो। क्लियर है, अपोजिट वेक्टर का ऐसे कोई हम एग्जांपल नहीं बता सकते कि कौन से वेक्टर को हम अपोजिट बोले। बोलो क्लियर। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, वी कैन shift a vector, we can shift a vector in its plane, in its plane parallel to itself, parallel to itself, parallel to itself without changing, without changing its magnitude and direction, magnitude and direction। हम एक वेक्टर को उसी के पैरेलल, उसी के प्लेन में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई भी चेंज ना करें। हाँ, अपोजिट वेक्टर तो होंगे ही, क्लियर है ना, अपोजिट वेक्टर तो एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे ही, क्योंकि एंटी पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। समझ में आया? ठीक है, सभी इस बात को लिखो, पॉइंट बनाकर सभी इसको नोट करो, वी कैन शिफ्ट ए वेक्टर इन इट्स प्लेन विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। विदाउट चेंजिंग इन, बोलो क्लियर है। ठीक है, कैसे, अब वो ध्यान से देखना, यदि मुझे ये वेक्टर गिवन है ए, एक वेक्टर गिवन है ये रहा ए, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है ए, और ये इस प्लेन में ऐसे लाई करता है, बोलो क्लियर है। अब इस वेक्टर को मैं इसके ही पैरेलल, इसी वेक्टर के पैरेलल यहां पर ले आया, इस वेक्टर के पैरेलल यहां पर ले आया, ये रहा मैग्नीट्यूड अभी भी कितना है ए। क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, बोलो, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, बोलो क्लियर है। क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं? रियल बात क्या है कि हम जब वेक्टर को शिफ्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इक्वल वेक्टर रखते हैं उसकी जगह पर, उसी की जगह पर सेम प्लेन में हम कहीं भी उसी के पैरेलल क्या रख सकते हैं, इक्वल वेक्टर रख सकते हैं। बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई?
मैं इसको यहाँ भी शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर है? तो ये क्या हो गया? शिफ्टिंग ऑफ पैरेलल, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ, टू इटसेल्फ। बोलो क्लियर? शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ। बोलो क्लियर है? चलो बना लो डायग्राम, ये डायग्राम बना लो। बना लिया सभी ने? बोलो बना लिया? चलो पॉइंट लिखना सभी। if we rotate a vector, if we rotate a vector, rotate a vector by 2 pi radian, by 2 pi radian or 360 degree, or 360 degree in its plane, in its plane, then there is no change in the vector, then there is no change in the vector, no change in the vector, there is no change in the vector। क्या बोला मैंने? यदि हम किसी भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर हो, सपोज करो ये वेक्टर है, 2 पाई रेडियन बता रहा हूं, वो भी बताऊंगा अभी। मैंने क्या कहा था? रेडियन। देखो रियल में क्या होता है कि हम बात करते हैं, पार्टिकल जब सर्कल में मूव करता है, एक पार्टिकल जब सर्कल में मूव करता है तो टोटल कितना एंगल कवर करता है? क्या 360 डिग्री? बोलो सेंटर के अबाउट यदि पार्टिकल सर्कल में कंप्लीट हो, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो कितना एंगल कवर करता है? 360 डिग्री। बोलो। और तुम लोगों ने क्या टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी कवर करता है? क्या डिस्टेंस कवर करता है वो 2 पाई आर? बोलो डिस्टेंस कितनी कवर करता है? 2 पाई आर। अब तुम लोगों ने एक फॉर्मूला सुना होगा, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। बोलो यदि कोई भी पार्टिकल जो आर्क कवर करता है आर रेडियस के सर्कल में, तो आर्क इज इक्वल टू क्या होता है? आर इंटू थीटा। तो कितना एंगल कवर किया? तो आर्क कितना हो गया वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में? 2 पाई आर इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो यहाँ से थीटा कितना आता है? 2 पाई, और इसे का यूनिट रेडियन। बोलो क्लियर है? तो यदि पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट करता है तो कितना एंगल मूव करता है? या तो 360 डिग्री बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो? 2 पाई रेडियन। बोलो क्लियर है? अब बताओ। तो हम हमेशा लिखते हैं 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, इसलिए हम हमेशा क्या लिखते हैं? 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। बोलो क्लियर है? अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला कि यदि हम वेक्टर को रोटेट करते हैं कितना? 2 पाई रेडियन। क्या ये इसका टेल है? ये इस वेक्टर का क्या है? टेल। तो रोटेट करेंगे तो क्या टेल के अबाउट रोटेट करना पड़ेगा? नहीं तो वेक्टर ही चेंज हो जाएगा। यदि हमने टेल के अबाउट और किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट किया तो क्या वेक्टर ही चेंज हो जाएगा? तो इस पॉइंट के अबाउट जब हम इसे कितना रोटेट करते हैं? 360 डिग्री। क्या ये वापस से उसी पोजीशन पर आ गया जिस पर पहले था? बोलो
360 डिग्री रोटेट करने के बाद क्या वापस से वेक्टर अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ चुका है? और इनिशियल पोजीशन पर आ गया, क्या इनिशियल डायरेक्शन भी सेम हो गई? और मैग्नीट्यूड तो पहले से ही क्या था? सेम। बोलो क्लियर है? मैग्नीट्यूड तो पहले से ही क्या था? सेम। बोलो क्लियर? तो इसीलिए यदि हम किसी भी वेक्टर को 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री से रोटेट करते हैं तो उस वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता। बोलो क्लियर? नोट करो, नोट करो। नोट करो सभी। थ्री सिक्सटी डिग्री in its plane if we rotate a vector by 360 degree in its plane, डायरेक्शन कैसे चेंज होगी आजिंक बताना। एक बात बताओ, मैंने इसको यहां से स्टार्ट किया, वापस से घुमाकर यहीं पर आ गया, तो क्या ये एरो का हेड तो इधर ही पहुंच गया और टेल तो अभी भी इसका ही यहीं पर है ना? टेल तो इसकी यहीं पर है। बोलो, जब एरो वापस उसी जगह पर पहुंच गया है तो डायरेक्शन कैसे चेंज हो गई? ठीक है, चलो। चलो वही बता रहा हूँ, 160 डिग्री का भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इफ वी रोटेट ए वेक्टर, if we rotate a vector by 180 degree, if we rotate a vector by 180 degree or pi radian, by 180 डिग्री और पाई रेडियन, यदि हम किसी भी वेक्टर को 180 डिग्री से या पाई रेडियन से रोटेट करते हैं, देन we rotate a vector by 180 degree or pi radian, then the new vector is negative vector of previous vector of previous vector। चलो देखो, क्या मैंने बोला कि यदि हमें कोई वेक्टर गिवन है, ये रहा वेक्टर है, अब यदि मैंने इसे कितने से रोटेट कर दिया? 180 डिग्री से। बोलो क्लियर है? 180 डिग्री से रोटेट करने पर क्या जो वेक्टर आएगा वो इधर आ गया? बोलो, ये कौन सा वेक्टर बन गया? बी। तो वेक्टर बी को मैं क्या बोलूंगा? नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर बी क्या हो गया? नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए क्यों लिखा है? बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी अभी भी किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के। क्या उसकी लेंथ में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ? रोटेट करने पर उसकी लेंथ में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। बोलो क्लियर है? यदि हम रोटेट करेंगे तो लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होगा। और क्या उसकी लेंथ ही मैग्नीट्यूड को बताती है? बोलो,
वेक्टर की लेंथ ही उसके किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को। तो मैग्नीट्यूड तो क्या रहा, सेम, लेकिन क्या डायरेक्शन चेंज हो गया, बोलो, डायरेक्शन क्या हो गया, प्रीवियस का अपोजिट, बोलो क्लियर है। तो यदि इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना तो क्या ये डायरेक्शन नेगेटिव बनेगी, बोलो। यदि मैंने इस डायरेक्शन को ए वाली को क्या माना, पॉजिटिव, क्या बी की डायरेक्शन नेगेटिव बनेगी। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए। बोलो क्लियर है। मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। क्लियर है, बोलो, समझ में आ गया सभी को, बोलो, समझ में आ गया। तो तुमसे कभी भी बोल दिया जाए कि किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाना है, तुमसे कभी भी बोल दिया जाए कि किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाना है, तो तुम क्या करोगे, उस वेक्टर को कितने से रोटेट कर दो, 180 डिग्री से। बोलो क्लियर है। सभी सभी से नोट करो। सभी नोट करो। कर लिया सभी ने नोट, बोलो, नोट कर लिया। क्या समझ में आ गया सभी को, बोलो, समझ में आ गया सभी को। चलो बहुत अच्छा। एक और लिखो, जीरो वेक्टर। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखो, जीरो वेक्टर। जीरो, जीरो वेक्टर। लिख लिया सभी ने हेडिंग, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होगा, बोलो, क्या इसका मैग्नीट्यूड जीरो रहेगा, बोलो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। क्लियर है। वेक्टर विच इज हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, लिख लो सभी, द वेक्टर विच इज हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड is called as zero vector. The vector which is having zero magnitude, vector which is having zero magnitude are called as जीरो वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन तुम किधर भी मान सकते हो, जीरो वेक्टर की डायरेक्शन तुम किधर भी मान सकते हो, ये तुम पर डिपेंड करता है। जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया, क्या उसके बाद तुम्हें उसके डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, सिंपल बात बताओ। यदि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, क्या कभी तुम्हें उसकी डायरेक्शन की जरूरत होगी, बस इसकी डायरेक्शन पूरे सराउंडिंग में तुम जिधर चाहो उधर मान सकते हो। क्लियर है। चलो
हो गया। चलो इसके बाद का क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। वेक्टर का यूज क्या है? वेक्टर का यूज ये है कि बहुत सारे चैप्टर में जो हमारी क्वांटिटी आती है ना, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये अलग तरीके से होता है। जनरल जो हम मैथ में यूज करते हैं ऐसे हम वेक्टर को एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता। डायरेक्शन से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। डायरेक्शन से बहुत फर्क पड़ता है, इसीलिए वेक्टर को हमें पढ़ना पड़ता है। बात समझ में आ गई तन्वी? हाँ, नल वेक्टर भी बोलते हैं। जीरो वेक्टर को क्या बोलते हैं? नल वेक्टर भी। ठीक है, चलो।